तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर कह रहा होता है हाउस ऑफ मार्बल्स सिल्वेस्टर के हाथों बर्बाद होने के बाद हाउस ऑफ मार्बल्स के यंग लॉर्ड को अपने ही फादर की जान लेने पर मजबूर किया, और वो है हाउस ऑफ सिल्वेस्टर का लॉर्ड एलन सिल्वेस्टर, जो हाउस ऑफ मार्बल्स का राइवल क्लैन है। और ये दिन बड़ा दुखद था यंग लॉर्ड लियोन के लिए, क्योंकि उनके पूरे हाथ अपने फादर के ब्लड से रंगे हुए थे। और उस इंसिडेंट के बाद क्लैन वालों ने लियन मार्बल्स को इस क्लैन का न्यू लॉर्ड घोषित कर दिया। और जैसे ही वो लॉर्ड की चेयर पर बैठा, तुरंत ही एक पर्सन उनसे कहता है कि हाउस ऑफ सिल्वेस्टर दिन प्रतिदिन अपना एरिया बढ़ा रहा है और वो दिन जल्दी आ जाएगा जब वो मार्बल्स का भी एरिया अपने कब्जे में कर लेगा। उस पर्सन के इतना कहते ही एक दूसरा पर्सन कहता है, तो बस हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारी सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत कर दें। उस पर्सन के इतना कहते ही उसके साइड में बेटा येलो हेयर वाला पर्सन कहता है, लॉर्ड पेट्रियाज, मैं बस आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आप इसका फैसला तुरंत ही ले। उस पर्सन के इतना कहते ही एक ओल्ड पर्सन भी कहता है, लॉर्ड, अब समय आ गया है कि आप अपना बुद्धिमान भरा जवाब दे हमें। उन सभी की ये सारी बातें सुनकर लियोन मार्बल्स कहता है, किसी को और भी कुछ कहना है? अगर नहीं कहना है तो मुझे कुछ समझ चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में अगर मैंने कोई गलत फैसला सुना दिया तो मुझे डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। जिसे सुनकर येलो हेयर वाला पर्सन कहता है, पर लॉर्ड पेट्रियाज। लेकिन लियोन मार्बल्स बिना कुछ रिप्लाई दिए वहां से बाहर निकल आता है और बाहर चलते हुए कह रहा होता है, मेरे फादर लॉर्ड रून वॉन मार्बल्स के मरने के साथ मुझे मार्बल हाउस का न्यू पेट्रियाज बना दिया गया और अभी करंटली मेरी एज है 14 ईयर। और हाँ, एक समय हाउस ऑफ मार्बल्स नेक्रोमेंसर का एक पावरफुल क्लैन माना जाता था, पर ये प्रतिष्ठा बहुत समय पहले ही इतिहास के पन्नों में लुप्त हो चुका है। इतना कहते ही वो दो फोटोज को देखकर फिर से कहता है, मदर और फादर, आप चाहते हैं कि मैं इस क्लैन को संभालूं, पर कैसे? इतना कहते ही वो वहीं पर रुक जाता है और अपने सामने टंगी फोटो को देखकर कहता है, हमारे फैमिली के एंसिस्टर, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हर वॉर जीती और अपना नाम पूरे कॉन्टिनेंट में फेमस किया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी फैमिली में नेक्रोमेंसर पैदा होने ही बंद हो गए और अब हमारा क्लैन डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ चुका है। इतना कहते ही वो किसी रूम के डोर को ओपन करता है और अंदर जाकर सामने पड़ी टेबल में से एक बुक को अपने हाथ में लेकर कहता है, हमारे वंशज का इतिहास, जिसमें लिखा है मार्बल्स फैमिली के पेट्रियाज वेलन वॉन मार्बल्स की मात्र प्रेजेंस से ही उनके अपोनेंट मैदान छोड़कर भाग जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने डेविल के साथ समझौता किया और कॉन्टिनेंट की ग्रेट मिस्ट्री को अवेक किया और ऐसे उन्हें कॉन्टिनेंट पर रूल करने की पावर प्रोवाइड हुई थी। और हाँ, वो नेक्रोमेंसर की पावर इस बुक में है, जिसने हमारी फैमिली को पूरे कॉन्टिनेंट में नेक्रोमेंसर की फैमिली के रूप में डेवलप किया। लियोन इतना कहते ही अपने हाथ में ली बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी अननोन पर्सन की वॉइस सुनाई देती है कि मेरी बात सुनो यंग पेट्रियाज। जिसे सुनकर लियोन पैनिक होते हुए कहता है, ये कौन है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? लियोन के इतना कहते ही वो अननोन पर्सन कहता है, मेरे बच्चे डरो मत, मैं तुम्हारे रिलेटिव और तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। जिसे सुनकर लियोन कहता है, पर मैं आपकी बात पर विश्वास कैसे करूँ? लियोन के इतना कहते ही वो अननोन पर्सन वहाँ पर एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है और तुरंत ही उसके सामने आ जाता है और वो किसी ब्लैक टाइगर की तरह दिख रहा है, तो हम उसे वही कहेंगे। तभी लियोन उसे अपने यूं सामने देखकर कह रहा होता है, इस जगह आखिरकार हो क्या रहा है? लियोन की ये बात सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है कि आपके एंसिस्टर ने आपको मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताया? लियोन कहता है, मेरे एंसिस्टर? क्या आप मेरे फादर रून वॉन मार्बल्स की बात कर रहे हैं? ब्लैक टाइगर कहता है, अरे हाँ, उसका नाम रून ही था ना, पर मुझे लगता है कि उसका मेरे साथ समझौता टूट गया है। वैसे वो काफी दयालु था, पर मुझे इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो मर चुका है। पर मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे फादर को लास्ट टाइम किसने इंजर्ड किया था? लियोन कहता है, आपके कहने का मतलब यह है कि किसने मेरे फादर को मारा है ना? तो मैं आपको बता दूं कि वो पर्सन मैं ही था, लियोन वॉन मार्बल्स, उनका अपना बेटा। लियोन की ये बात सुनकर ब्लैक टाइगर अपना डार्क ऑरा अनलेश करते हुए कहता है, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ कि क्या वो पर्सन तुम ही थे जिसने मेरे कॉन्ट्रैक्टर को मारा? लियोन कहता है, हाँ, मैं वही हूँ जिसने अपने फादर को किल किया है। लियोन की ये सारी बातें सुनकर ब्लैक टाइगर गुस्सा करते हुए उस पर अटैक करते हुए उसकी पास्ट की मेमोरी देखता है, जहाँ पर उसके हाथ अपने पिता के खून से रंगे हुए थे। जिसे देखकर ब्लैक टाइगर शांत होते हुए लियोन से कहता है, मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो रस्सी काटने वाले हाथ तुम्हारे
थे, लेकिन तुमने अपने फादर का खून नहीं किया। लियोन कहता है ये सच नहीं है और आप ये जानते हैं। ब्लैक टाइगर कहता है हाँ। इतना कहते ही वो अपने मन में कहता है उसकी निराशा को छोड़कर अगर इसकी बॉडी में देखो तो इनफाइनाइट अमाउंट में डार्क मैजिकल पावर है और इससे तो ये अपने एंसेस्टर को भी सरपास कर सकता है। इतना सोचते ही वो थोड़ा खांसते हुए कहता है मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं मार्बस हूँ, हेल के 72 मॉन्स्टरों में से एक जिसने डीमन रेल से मुंह मोड़ लिया है और ह्यूमन रेस के साथ रहना पसंद किया। और हाँ, तुम्हारे एंसेस्टर वेलन वन मार्बस का लाइफ लॉन्ग फ्रेंड और यहीं से नेक्रोमेंसिस का सोर्स है जो हाउस ऑफ मार्बस की यूनिक आर्ट बनी। जिसे सुनकर लियोन कहता है ओह तो मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब हमारे एंसेस्टर ने हाउस ऑफ मार्बस की स्थापना की थी। और हाँ, वो आप ही थे जिन्होंने उन्हें नेक्रोमेंसर की आर्ट सिखाई थी। जिसे सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर अब मैं नेक्रोमेंसर से बंधा हुआ हूँ, लेकिन एक समय था जब मैं एक खतरनाक डीमन हुआ करता था। लियोन कहता है मार्बस के ब्लैक टाइगर स्थापक पेट्रियाज अक्सर कहा करते थे कि नेक्रोमेंसी हमारे ब्लड में ही होती है, लेकिन तुमने उसके बाद से हमारी फैमिली से गिव अप क्यों कर दिया? ब्लैक टाइगर कहता है मैंने गिव अप किया, आखिरकार तुम्हारे मन में ये विचार आया कैसे? लियोन कहता है हमारे एंसेस्टर लॉर्ड वेलन के समय से ही हाउस ऑफ मार्बस उसके लेवल की नेक्रोमेंसी बोर्न करने में ही सक्षम नहीं रहे, तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं देता है कि आपने हमसे गिव अप कर दिया है? लियोन की ये बात सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है देखो मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये रीजन नहीं है, बल्कि फर्स्ट पेट्रियाज के बाद उनके वंशज में सभी इस नेक्रोमेंसर की पावर को यूज करने में असमर्थ रहे। और हाँ, अभी तुम भी इतने वीक हो एक सूटेबल वेसल के रूप में। जिसे सुनकर लियोन कहता है क्या एक सूटेबल वेसल, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? ब्लैक टाइगर कहता है बस इतना कि तुम में से कोई भी वेलन के असीम टैलेंट के सामने टिक नहीं सकता और यहीं से तुम्हारे वंशज का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। लियोन कहता है मैं आपकी बात पर बिलीव करता हूँ। जिसे सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम मेरी सारी बातों को आसानी से एक्सेप्ट कर रहे हो। लियोन कहता है इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो कमजोर होता है वो एक न एक दिन तो मारा ही जाता है और यही इस यूनिवर्स का रूल है। जिसे सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है क्या तुमने इस तरह अपने फादर की डेथ एक्सेप्ट की? लियोन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाँ अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो उनकी डेथ पर मुझे कोई स्पेशल बात नहीं लगी। और अब जबकि आपने पूरी तरह से हमारे घर से मुंह नहीं मोड़ा है तो लॉर्ड मार्बस मैं आपसे एक डिमांड करता हूँ। जिसे सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है एक डिमांड? हाँ, पर इससे तो एक ही साइड का फायदा होता है ना? तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक समझौता कर लो। लियोन कहता है क्या एक समझौता, वो भी नेक्रोमेंसर की पावर के लिए? पर क्या आपके पास वो एबिलिटी है जिससे आप मुझे वो पावर प्रोवाइड कर सको? ब्लैक टाइगर कहता है तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को मेरी स्किल पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी पावर क्यों प्रोवाइड करूं, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस पावर के लायक हो? लियोन कहता है मैं अगर कोई चपरासी होता तो आप जैसे ग्रेट डीमन के साथ मुझे कोई बातचीत करने की परमिशन भी नहीं देता। और हाँ, मैंने किसी से ऐसा कहते हुए सुना है कि नॉर्मल ह्यूमन केवल डीमन से बातचीत करने से ही तुरंत अपनी मति भ्रष्ट कर देते हैं। तो इतना काफी नहीं है कि मैं अभी आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ, और हाँ मुझे लगता है कि मुझ में कम से कम तो स्किल होगी ही, है ना? तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि आप समझौते के रूप में मुझसे क्या चाहते हैं? लियोन की ये सारी बातें सुनकर ब्लैक टाइगर हंसते हुए कहता है मुझे ये पसंद आया कि तुम जो भी हो वो सच बोल रहे हो मेरे सामने, तो फिर ठीक है यंग लॉर्ड, हम समझौता करेंगे। लियोन कहता है माय लॉर्ड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी कीमत क्या होने वाली है? जिसे सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है मैं बस ज्यादा नहीं तुम्हारी एग्जिस्टेंस के हर पहलू को चाहता हूँ। जिसे सुनकर लियोन क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है ये सुनकर राहत मिली, क्योंकि अब से मैं इस पॉइंटलेस एग्जिस्टेंस का प्रत्येक पार्ट खुशी खुशी समर्पित कर दूंगा। और इसी के साथ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यहीं पर ही खत्म होते हैं। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही मीटिंग को जिसमें लियोन को न्यू लॉर्ड बनाया गया था, और तभी लियोन के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड मैन कह रहा होता है जैसा कि आप सभी ने देखा जेंटलमैन, मैं हमारे करंटली पेट्रियाज लॉर्ड लियोन वन मार्बस की बात कर रहा हूँ, जिनमें पूरे हाउस को इफेक्टिव करने वाले इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के राइट बहुत कम है। क्या हम सभी इससे एग्री करते हैं? और हाँ, मैं करंट पेट्रियाज का अंकल होने के नाते फ्यूचर में आने वाले सभी
मैटर की जिम्मेदारी लेने का प्लान बना रहा हूँ। तो आप सभी लोगों की इस बारे में क्या राय है? उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर एक पर्सन कहता है, हाँ मैं इससे एग्री करता हूँ, ये देखते हुए कि वो अभी अडल्ट भी नहीं हुआ है। इसके अलावा हम ये इम्पोर्टेंट डिसीजन किसी अनवर्दी चाइल्ड पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए मेरा मानना है कि हमें फिलहाल फैमिली के अफेयर्स को संभालने के लिए उनके अंकल से बेटर और कोई नहीं है। उस पर्सन की ये बात सुनकर दूसरा पर्सन पैनल कहता है, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, क्योंकि लॉर्ड लियोन पिछले पैट्रियार्च के मात्र एक ही वंशज है और इसके अलावा बार्मस फैमिली का रिवाज है कि उनके वंशज के अलावा और कोई लॉर्ड नहीं बन सकता। पैनल की ये बातें सुनकर पहले वाला पर्सन फिर से कहता है, अगर हमारा पूरा वंशज ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये रिवाज कायम रखने का क्या फायदा। और हाँ, तुम्हें तो ये पता ही होगा कि सिल्वेस्टर हाउस की आर्मी इस समय हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए रेडी ही है, पर फिर भी मैं तुम्हारी उस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन ये जान लो, अगर तुम अब भी उस मूर्ख यंग लॉर्ड का पक्ष लेते हो तो तैयार रहना उनके साथ साथ अपने भी वंशज को नष्ट होता हुआ देखने के लिए। उस पर्सन की ये बात सुनकर पैनल अपने हाथ को टेबल पर जोर से पटकता है और कहता है, तुम अपनी हद से ज्यादा बोल रहे हो। क्या तुम ये भूल गए कि हम सभी उनके एंसिस्टर की वजह से इस मैच की सीटों पर बैठे हैं और आप सभी ने तो ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी हो जाए हम मार्बस फैमिली के मैच के खातिर अंत तक फाइट करेंगे, ना कि गिदड़ों के झुंड की तरह आपस में झगड़ा। इतना कहते ही वो अपने मन में कहता है, भले करंट पैट्रियार्च ने अभी तक अपना ग्रुप कलेक्ट ना किया हो, लेकिन मैं ऐसे चुपचाप खड़ा रहकर उनके अंकल सर कैरचल को उनकी पोजीशन यूं छीनने नहीं दे सकता। हे लॉर्ड रून, प्लीज आप इस समय मुझे गाइड करें कि मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। पैनल इतना सोच ही रहा होता है कि तभी लियोन का अंकल चेयर पर से उठता है और कहता है, ऐसा लगता है कि अब भी हमारे करंट पैट्रियार्च के पास कुछ लॉयल सर्वेंट है। जिसे सुनकर पैनल कहता है, सर आप सीधे सीधे कहते क्यों नहीं कि आप कहना क्या चाहते। लियोन का अंकल कहता है, तुम चाहे कितने भी लॉयल हो मेरे साथी पैनल, लेकिन मेरी बुद्धिमान भरी सलाह को चुपचाप एक्सेप्ट करना, जैसे पिछले पैट्रियार्च की किया करते थे। इतना कहते ही वो उसके खभे पर अपना प्रेशर डालते हुए फिर से कहता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने ये मीटिंग न्यू लॉर्ड के लिए बुलाई थी। पैनल कहता है, तो फिर ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ, लियोन का अंकल कहता है, अपने शब्द को सोच समझ कर बोला करो, क्या तुम्हें तुम्हारी फैमिली प्यारी नहीं है। और हाँ, हमारे काम में बाधा डालने की कोशिश भी मत करना और चुपचाप बस हमारे ऑर्डर को फॉलो करते रहना। जिसे सुनकर पैनल अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब मैं शुरू से ही इनके प्लान का बस एक मोहरा था। मुझे माफ करना लॉर्ड रून, मैं आपके वंशज की विरासत की रक्षा करने में असमर्थ रहा। पैनल इतना सोच ही रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्लैक टाइगर को, जो लियोन से कह रहा होता है, सब ठीक है सिवाय एक चीज के कि समझौता के विषय में मेरी ट्रू पावर लिमिटेड है। जिसे सुनकर लियोन कहता है, इसके अलावा और कुछ। ब्लैक टाइगर कहता है, इसके अलावा और कुछ। हाँ तो सुनो, तुम अब भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले माना कंट्रोल करना सिखाऊंगा। इतना कहते ही वो एक क्यूट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसे देखकर लियोन कहता है, मुझे लगता है कि ये बात सही है, आप निश्चित रूप से एक पालतू जानवर दिख रहे हैं जिसे पालने में बड़ा मजा आए। लियोन की ये बात सुनकर ब्लैक टाइगर अपना डार्क ऑरा अनलेश करते हुए कहता है, मेरे प्यारे कॉन्ट्रैक्टर, जरा एक बार फिर से कहो पालतू जानवर, पर उसके बाद जो अंजाम होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में भी आ रही है। लियोन कहता है, अगले बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ब्लैक टाइगर कहता है, तो फिर ठीक है, अब चलो मेरे पीछे। लियोन कहता है, क्या हम कहीं जा रहे हैं। ब्लैक टाइगर कहता है, तुम ऐसी पावर प्राप्त करना चाहते हो जो तुम्हारे एंसिस्टर से भी ज्यादा हो, है ना। लियोन कहता है, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही कुछ कहा था। ब्लैक टाइगर कहता है, अगर तुम सच में अपने एंसिस्टर के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो अच्छा यही होगा कि हम तुम्हारे एंसिस्टर के हिडन टेम्पल पर ट्रेवल करें। और हाँ, ट्रेवल के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो क्या तुम अब भी ट्रेवल के लिए तैयार हो। लियोन कहता है, क्या आप मेरे दृढ़ निश्चय पर सवाल उठा रहे हैं। ब्लैक टाइगर कहता है, अरे नहीं, खैर अब चलते हैं यंग पैट्रियार्च। ब्लैक टाइगर के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जंगल को, जहाँ पर वो दोनों कहीं पर जा रहे होते। पर तभी लियोन कहता है, हाउस ऑफ मार्बस का मिस्टीरियस जंगल। हाँ, ब्लैक टाइगर कहता है, हाँ बिल्कुल ये सही है, और हाँ इस जंगल में सिर्फ
सिर्फ मार्बस के ब्लड लाइन वंशज ही आ सकते हैं। पर मान लो अगर कोई आ भी गया तो उसे ये जंगल एक भूल भुलैया की तरह ही दिखेगा, जिससे वो कभी भी बाहर निकल नहीं पाएगा। लियोन कहता है, वैसे मेरे फादर ने कहा था कि केवल राइटफुल पैट्रियार्च ही इस टेम्पल के अंदर कदम रख सकता है। ब्लैक टाइगर कहता है, ऐसा उनका मानना था क्योंकि उस टेस्ट को कोई भी सक्सेसफुली क्लियर नहीं कर पाया। इतना कहते कहते वो उस टेम्पल के गेट के आगे पहुंच जाते हैं और तभी फिर से ब्लैक टाइगर कहता है, तो फिर चलो हम बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। इतना कहते ही वो उस टेम्पल के अंदर जाने लगते हैं। पर तभी फिर से ब्लैक टाइगर कहता है, वैसे सुनो कॉन्ट्रैक्टर, अब से मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। जिसे सुनकर लियोन कहता है, बहुत बढ़िया, आपने तो कहा था ये सिर्फ मेरी एबिलिटी का टेस्ट होने वाला है, लेकिन अब लगता है कि आप ये बात से पलट गए हैं। ब्लैक टाइगर कहता है, अरे हाँ, मैंने वो तो कहा था। तो फिर ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है कि तुम हर समय नेक्रोमेंसर के इंस्ट्रक्शन का पालन करो। इतना कहते ही वो क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। पर तभी हम देखते हैं उन दोनों को जो उस टेम्पल के और भी अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी लियोन को किसी के चिल्लाने की वॉइस सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो वही दिशा में देखता है जहाँ से आवाज आ रही होती है। पर वहाँ पर बहुत ज्यादा ही अंधेरा होता है, लेकिन पता नहीं वहाँ पर कैसे अचानक से मसाल जलने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे गोबलिन्स को, जिन्होंने एक लड़की को किडनैप कर रखा होता है। जिसे देखकर लियोन अपनी नेक्रोमेंसर वाली बुक को ओपन करता है और उसमें लिखे स्पेल को पढ़कर तुरंत ही उस बुक को बंद करके अपने हाथ में एक नाइफ ले आता है उन सभी गोबलिन्स को मारने के लिए। पर तभी एक गोबलिन तो सीधा लियोन के मुंह पर ही अटैक कर देता है, जिसे लियोन बड़ी आसानी से डोज करके तुरंत ही उसे एक स्लैश में ही जमीन पर गिरा देता है और अपने बेडेस्ट लुक के साथ कहता है, इससे एक बात तो क्लियर होती है। और इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं पर ही एंड होता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्मशान घाट को, जहाँ पर लियोन का फादर रून वोन कह रहा होता है, ध्यान से सुनो लियोन बेटा, मार्बस के ग्रेट हाउस के अनुसार हम किसी चीज को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं तो वो है मृत्यु को, क्योंकि हम नेक्रोमेंसर मरे हुए पर डोमिनेट करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का सम्मान करना चाहिए। अपने फादर की ये बात सुनकर लियोन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन तुरंत ही कहता है, तो इसका मतलब क्या है फादर, हम मृत्यु का आदर कैसे करें? लियोन के इतना कहते ही उसका फादर अपने मन में कहता है, एक नेक्रोमेंसर चाहे या ना चाहे पर उन्हें लोगों की जान तो लेनी ही पड़ती है। अगर वे डार्क मेज की फॉर्म को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो उन्हें ये तो करना ही होगा। इतना सोचते ही वो लियोन से कहता है, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम अभी अपने फैमिली के इतिहास की स्टडी कर रहे हो। और हाँ बेटा, हम डार्क मेज जिनसे पूरे कॉन्टिनेंट के असंख्य लोग डरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बेरहम विलन बन जाए। इसलिए मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि तुम युद्ध किसी से भी करो पर उनकी मौत बड़ी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। लियोन के फादर के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियोन को, जो ये सारी बातें सोचकर अपने मन में कह रहा होता है, फादर क्या आप मेरे सभी एनिमे के लिए मेरा वचन सुनना चाहते थे? इतना सोचते ही वो एक गोब्लिन की गर्दन पर हल्का सा अटैक करता है और फिर से अपने मन में कहता है, मुझे इससे बेटर और कोई तरीका नहीं मिला जिससे मैं अपने एनिमे को बिना दर्द के मार सकूं। लियोन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी ब्लैक टाइगर लियोन को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है इस बच्चे ने स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही की है, इसलिए तो वो एकदम सटीकता से उस गोब्लिन की रीढ़ की हड्डी पर अटैक कर पाया। क्या ये सिर्फ तुक्का हो सकता है या उसका जेनिटल गिफ्ट हो? मुझे लगता है कि मुझे इसका पता जल्द ही लग जाएगा। ब्लैक टाइगर इतना सोच ही रहा होता है कि तभी सीन लियोन की तरफ जाता है, जो अपने मन में कह रहा होता है, मैं उनमें से एक को तो नीचे गिराने में कामयाब रहा, लेकिन ये स्किल की बजाय मुझे लगता है कि ये मेरा लक था। इसके अलावा गोब्लिन स्वाभाविक रूप से चालक लोमड़ी की तरह होते हैं और यहाँ की डार्कनेस की वजह से मैं उनकी ऊंचाइयों का भी सही ढंग से अंदाजा नहीं लगा पा रहा। इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मेरी नजरें भी धुंधली होती जा रही है। मुझे याद है कि मैंने जैसे ही एक गोब्लिन को मारा था वैसे ही एक मशाल बुझ गई थी, इसलिए मुझे जितना हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए डार्कनेस के साथ तालमेल बिठाने के लिए। इतना सोचते ही वो एक गोब्लिन के पीछे आ जाता है और अपनी नाइफ से तुरंत ही उसकी पीठ पर स्टेप कर देता है, जिसे देखकर उसका साथी गोब्लिन चिल्लाते हुए लियोन पर अटैक कर देता है। पर लियोन उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और उस गोब्लिन का वो अटैक उसके साथी गोब्लिन के साथ टकरा जाता है जो लियोन पर अटैक करने आ रहा था, जिसे देखकर लियोन
लियोन बिना किसी देरी के उनमें से एक गोब्लिन को तुरंत ही वहीं पर मार गिराता है, जिसकी वजह से वहां का एक और मशाल बुझ जाता है, जिसे देखकर लियोन अपने मन में कहता है मेरी आंखें अब डार्कनेस की अधीन हो रही है और अब मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरा ये स्पेयर कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया है। खैर इस स्पेयर से मैं और भी ज्यादा क्या एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। लियोन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी एक गोब्लिन पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, जिसे देखकर लियोन हड़बड़ाहट में उस पर अपना स्पेयर फेंक देता है, जिसकी वजह से उस गोब्लिन के फेस पर हल्का सा कट लग जाता है, जिसे देखकर ब्लैक टाइगर कहता है ओह उसने अपना स्पेयर फेंक दिया। हाँ, ब्लैक टाइगर इतना सोच ही रहा होता है कि तभी सीन लियोन की तरफ जाता है, जो उस गोब्लिन का अटैक डॉज करते हुए तुरंत ही अपने स्पेयर को अपने हाथ में लेकर उस गोब्लिन को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वो गोब्लिन तुरंत ही नीचे गिर जाता है, जिसे देखते हुए लियोन उस किडनैप हुई लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर बंधी हुई रस्सियों को खोल देता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लियोन कहता है अरे नहीं, बल्कि शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए आपको। इतना कहते ही वो उस लड़की के पेट में अपने स्पेयर को घुसेड़ देता है और तुरंत ही अपने स्पेयर को बाहर निकालकर उससे कहता है मेरे फादर की एक और बुद्धिमान भरी सलाह मुझे याद आई कि ह्यूमन की नकल करने वाले मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, तो वो तुम्हें जैसे ही देखे उन्हें बिना किसी देरी के मार डालो। इतना कहते ही लियोन फिर से उसके पेट के अंदर अपना स्पेयर घुसेड़ देता है और तुरंत ही अपने स्पेयर को बाहर निकालकर उससे कहता है और उन्होंने मुझे एक और सलाह दी थी कि जो लोग दूसरे के विश्वास को धोखा देते हैं और उनका अंदर ही अंदर शोषण करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी शांतिपूर्ण मौत नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें वही पीड़ा सहन करनी होगी जो उन्होंने दूसरों को दी थी। लियोन के इतना कहते ही जो लास्ट मसाल जल रहा था वो भी बुझ जाता है और इसी के साथ चैप्टर 4 भी यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लड़कियों को जो गाते हुए डांस कर रही होती है किसी बार में, और तभी हम देखते हैं वहाँ पर लियोन के अंकल को जो उस बार में ऐश करते हुए कह रहा होता है फाइनली अब वो समय आ गया है जब मैं इस पूरे हाउस पर अपना कब्जा कर लूंगा। जिसे सुनकर उसके पास में बैठी एक लड़की उनसे कहती है आपने एकदम सही कहा माय लॉर्ड, कौन नहीं चाहेगा कि आप जैसे जेंटलमैन हाउस के पेट्रियाज बने, बजाय उस छोटे लड़के के जो अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीखा है। उस लड़की के इतना कहते ही उसके दूसरी साइड बैठी लड़की कहती है किसने सोचा था कि आप अपनी बात मनवाने के लिए सिल्वेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। उस लड़की के इतना कहते ही पहले वाली लड़की फिर से कहती है अपनी बात मनवाने के लिए अपने ही दुश्मन के हाउस से सौदा करना, ये काम तो सिर्फ असली मैन ही कर सकता है। उस लड़की की ये बात सुनकर लियोन का अंकल कहता है तुम चापलूसी करना बंद करो लड़की। हालांकि मुझे लगता है कि हमें कुछ समय के लिए सिल्वेस्टर के हाउस के सामने झुकना पड़ सकता है, पर कौन ही होगा जो उस लियोन की मदद करके उसके साथ साथ अपनी भी फैमिली को डिस्ट्रॉय करवा दे, और कौन जान पाएगा कि इस प्लान का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। लियोन के अंकल के इतना कहते ही हम उसके सामने वही पर्सन को देखते हैं जो उस मीटिंग में लियोन के अंकल की बात में हाँ मिला रहा था, और तभी वो कहता है वैसे यंग पेट्रियार्च का अब क्या करना है, क्योंकि उसके फादर के प्रति अभी भी कितने सारे लॉयल सर्वेंट है इस क्लैन में। तो गाइस बार बार लियोन का अंकल कहना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं इसे एल अंकल कहूंगा, तो आप लोग समझ जाना। तभी एल अंकल उस पर्सन की ये बात सुनकर कहता है तुम उस लड़के की चिंता मत करो, क्योंकि उसे कैसे ठिकाने लगाना है उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। जिसे सुनकर वो पर्सन कहता है जैसा कि आपसे उम्मीद थी होने वाले पेट्रियाज। इतना कहते ही वो ग्लास में अल्कोहल भरने लगता है और कहता है ये पैक होने वाले पेट्रियाज के नाम। इतना कहते ही वो उसे पीने लगता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एल अंकल को, वो तो पूरी बोतल ही अल्कोहल की पी रहा होता है और वो लोग ऐसे ही मजे करते करते बातें कर रहे होते हैं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिल्वेस्टर हाउस को, जहाँ पर सिल्वेस्टर कह रहा होता है मुझे विश्वास है कि हाउस ऑफ मार्बल्स पर कब्जा करने की हमारी प्लानिंग स्मूथली वर्क कर रही होगी। सिल्वेस्टर की ये बात सुनकर उसका सबऑर्डिनेट कहता है यस माय लॉर्ड, हमारे एक मोहरे ने पहले ही चाल चल ली होगी। इसका मतलब ये है कि अब हमें बस इंपीरियल हाउस होल्ड से ऑफिशियल अप्रूव का इंतजार करना होगा। जिसे सुनकर सिल्वेस्टर कहता है अरे हाँ, उस कमीने
एनिमे का नाम क्या था? केरचल। हाँ, ये सोचना कितना मजेदार होगा कि हाउस ऑफ मार्बल्स का अंत उसके ही किसी फैमिली मेंबर के हाथों होगा। वो रात कितनी मजेदार होगी। इतना कहते ही वो अपने सबऑर्डिनेट से कहता है, अब जंग की तैयारी तुरंत ही कर दो। क्या मेरी बात समझ में आई? सबऑर्डिनेट्स कहते हैं, यस माय लॉर्ड। उन दोनों के इतना कहते ही सिल्वेस्टर अपने मन में कहता है, पहले उसका फादर और अब उसका बेटा। मुझे तो अब और इंतजार नहीं होता है उसके चीखने चिल्लाने की मधुर आवाज सुनने का। सिल्वेस्टर इतना सोच ही रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मशाल को जो बुझ गई होती है उस लड़की के मरने के बाद। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर लियोन को जो अपने मन में कह रहा होता है, यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है और सारी मशालें भी बुझ गई है, तो क्या ये सब यहीं पर खत्म हुआ? लियोन इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर येलो कलर की मशालें जलने लगती है, जिसे देखकर ब्लैक टाइगर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, इम्पॉसिबल, मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसे क्रेजी कॉन्ट्रैक्टर से कभी नहीं मिला। इतना कहते ही वो लियोन पर कूद जाता है और उसके गाल थपथपाते हुए उससे कहता है, मैं ये दावा करता हूँ कि तुम ऐसे ही अपनी बुद्धि को यूज करते रहोगे तो ओज के कैंप में अलाइ रहने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे वो एक मॉन्स्टर था, ये तुम्हें पता कैसे चला? लियोन कहता है, इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि जब सारे गॉब्लिन्स मरते जा रहे थे तब मसाले भी बुझती जा रही थी, लेकिन लास्ट में एक बच गई थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि वो लड़की भी एक मॉन्स्टर है। लियोन की ये बातें सुनकर ब्लैक टाइगर अपने मन में कहता है, मात्र 14 साल की उम्र में ऐसे बुद्धिमान भरे डिसीजन लेना और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने एनिमे को किल कर देना, वो भी बेरहमी से। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास इनफाइनाइट माना के अलावा और भी कुछ हो सकता है वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें मुझसे छुपा रहा हो। इतना सोचते ही वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए अपने मन में फिर से कहता है, ये सोचना कितना मजेदार होगा, मैं तो इसके लिए इंतजार नहीं कर पा रहा कि वो आगे आगे मुझे क्या क्या दिखाने वाला है। इतना सोचते ही वो लियोन से कहता है, तो अब हम वेलेंस के फर्स्ट ट्रायल के बाद अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक टाइगर के इतना कहते ही नेक्रोमेंसर बुक में लिखा आता है, सबसे पहले आपको एक लिविंग बीइंग को मारकर इसकी शुरुआत करनी होगी और दूसरा गिरे हुए को रेस करना, जिसे देखकर लियोन कहता है, क्या गिरे हुए को रेस करना? इतना कहते ही वो हल्की सी स्माइल देता है और इसी के साथ चैप्टर 5 यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियोन को जो उस नेक्रोमेंसर बुक में लिखे वर्ड्स को देखकर कह रहा होता है, अनडेड। तभी ब्लैक टाइगर कहता है, हाँ तुमने सही सुना, उन गोबलिन्स को देखो जिन्हें तुमने मारा था और फिर अपने विजन को मैक्सिमम करने के लिए अपने माइंड को अपनी आइज पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो तुम्हें सभी बॉडी पर एक धागा दिखेगा जो उसे किसी अननोन प्लेस से जोड़ता हो। और हाँ, नेक्रोमेंसर की भाषा में इसे धागे की मृत्यु रेखा कहा जाता है, जिसे सुनकर लियोन कहता है, एक रेखा जो मृत्यु की सीमा को पार करती हो। तो ये धागा तो सभी सोल्स को इस दुनिया से अलग ही दुनिया तक जोड़ता होगा। ब्लैक टाइगर कहता है, हाँ बिल्कुल, एक नेक्रोमेंसर मृत्यु की सोल को रिवाइव करने के लिए उसकी बॉडी से सोल को अलग करता है। फिर नेक्रोमेंसर अपने माइंड के साथ उस सोल को मिलाकर उस बॉडी में एक नई जान फूंकता है और फिर उनके मरे हुए फॉर्म में रीएनिमेट करके उन्हें ऑर्डर देना। देखो मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ब्लैक टाइगर के इतना कहते ही रिवाइव हुआ गोब्लिन तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियोन को देखकर वहीं पर ही रुक जाता है, जिसे देखते हुए ब्लैक टाइगर कहता है, इस प्रोसेसर को बॉन्डिंग कहा जाता है। जैसे मरे हुए को गुलाम बनाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये मात्र एक ही तरीका है जो सभी मॉन्स्टर पर काम करता है। बस आज के लिए मेरा लेक्चर इतना ही और बाकी की बातें मैं किसी और टाइम के लिए बचा कर रखता हूँ। जिसे सुनकर लियोन कहता है, अच्छा ऐसा है। ब्लैक टाइगर कहता है, तो अब तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? लियोन कहता है, इससे पहले कि आप कुछ कहे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ब्लैक टाइगर कहता है, हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? लियोन कहता है, मेरे एंसेस्टर ने एक बार मुझसे कहा था कि किसी ह्यूमन को अनडेड बनाना किसी ट्रू मॉन्स्टर को अनडेड बनाने जितना कठिन काम होता है, पर क्या मैं अभी उस लेवल तक पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मैं किसी भी पर्सन को अनडेड बना सकूं? ब्लैक टाइगर कहता है, अच्छा तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो बदकिस्मत कौन है जिस पर तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? लियोन कहता है, वो और कोई नहीं, कैचरल वॉन मार्बल्स, मेरे वन एंड ओनली अंकल। लियोन के इतना कहते ही ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस बार को जहाँ पर लियोन के अंकल मौज मस्ती कर रहे हैं और तभी वहाँ पर लियोन के अंकल के साथ ड्रिंक कर रहा पर्सन उनसे कह रहा होता है, पास्ट पेट्रियट कितना मूर्ख था, पर फिर भी जब वो मरा तब से मेरी लाइफ सुखमय चल रही है। उस पर्सन की ये बात सुनकर एल अंकल कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बात
से एग्री करता हूँ। एल अंकल के इतना कहते ही वो पर्सन फिर से उनसे कहता है, बस अब केवल एकमात्र सक्सेसर की ही देखभाल करनी बाकी है और फिर आपके कंधों पर से हल्का सा बोझ और कम हो जाएगा। उस पर्सन की ये बात सुनकर एल अंकल कहता है, अरे उस बच्चे को मारना कोई बड़ी समस्या नहीं है, अभी तुम बस अपना ग्लास उठाओ और जी भर के पियो, मैंने कहा जी भर के पियो। एल अंकल के इतना कहते ही हम उसके ऊपर के झूमर को देखते हैं जिसकी किसी ने रस्सी काट दी होती है और वो तुरंत ही झूमर उस टेबल पर गिर जाता है, जिसे देखकर एल अंकल कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उसके साइड में बैठी लड़की उनसे कहती है, ये किसी भूकंप की वजह से नहीं हुआ है, ये जरूर किसी मैजिशियन ने किया होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर एल अंकल कहता है, तुम अभी चुप रहो लड़की। उस लड़की को इतना कहते ही वो खुद ही जोरों से कहता है, वो कौन है जिसने मार्बस के एरिया में अटैक करने की हिम्मत की है। एल अंकल की ये बात सुनकर कोई अननोन पर्सन कहता है, वो मैं हूँ अंकल। और तभी हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि लियोन ही होता है, जिसे देखकर उसका अंकल कहता है, अच्छा तो ये तुम हो। एल अंकल के इतना कहते ही हम उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं, जिन्हें वो इशारों में कह रहा होता है, अभी कोई खतरा नहीं है। तभी लियोन कहता है, ओह आपने मुझे पहचान लिया हाँ। एल अंकल कहता है, वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी देर रात तक बिना बताए यहाँ क्यों आ गए आप, और क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। लियोन कहता है, क्या इस प्रॉपर्टी के लॉर्ड को किसी प्रजा से मिलने के लिए कोई रीजन चाहिए, और खास करके अपने नौकर से। लियोन की ये बात सुनकर एल अंकल कहता है, मैं मानता हूँ कि आपको किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। क्या तुम्हें ये डर है कि तुम्हारे पेट्रियार्च की पोजीशन में तुमसे छीन लूंगा। तो तुम सही सोचते हो बच्चे, अब बहुत देर हो चुकी है और दुर्भाग्य से अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला तुम्हारा फादर भी नहीं बचा। लियोन कहता है, हाँ मैं ये जानता हूँ, पर मैं अब खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लियोन की ये बात सुनकर उसका अंकल कहता है, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि तुम्हें कभी भी अकेले नहीं आने दे सकती, तो बताओ तुम अपने साथ कितने लोगों को लाए हो। लियोन कहता है, रिलैक्स हो जाओ अंकल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। एल अंकल कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसके इतना कहते ही हम उसके नीचे डार्क एनर्जी को देखते हैं, जिसे देखकर एल अंकल अपने मन में कहता है, ये कोई नॉर्मल मैजिक नहीं लगता बल्कि अबाइस मैजिक लगता है। वैसे मैं इस सिचुएशन को जानता हूँ, क्या ये वही हो सकता है। अरे नहीं, ये तो वही अनडेड आर्मी है। एल अंकल को यूँ सोचता हुआ देखकर लियोन कहता है, हाँ ये वही अनडेड आर्मी है जिसके बारे में तुम अभी सोच रहे हो। लियोन की ये बात सुनकर एल अंकल कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तक कि मेरा स्वर्गीय भाई भी इस पावर को यूज नहीं कर सकता था। लियोन कहता है, क्या तुम ये भूल गए कि एक समय हाउस ऑफ मार्बल्स नेक्रोमेंसर का क्लैन माना जाता था। लियोन की ये बात सुनकर उसका अंकल फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, जाओ मेरे गार्ड्स और उन सभी मॉन्स्टर को काट डालो। एल अंकल के इतना कहते ही वो सभी ब्लैक गार्ड्स उन मॉन्स्टरों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और तभी हम उन गार्ड्स में से एक गार्ड को देखते हैं जो एक गोब्लिन पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो गोब्लिन उसे बड़ी आसानी से डोज कर लेता है, जिसे देखकर वो गार्ड हैरान हो ही रहा होता है कि तभी वो गोब्लिन उसे एक स्लैश में ही मार गिराता है। और तभी हम देखते हैं दूसरे गोब्लिन को, वो भी ऐसा ही कर रहे होते हैं, एक स्लैश में ही सभी को मार गिरा रहे होते हैं, जिसे देखकर एल अंकल और उसके साइड में खड़े दो गार्ड्स बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 6 भी यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल अंकल को, जो अपने सामने अपने गार्ड्स को यूं मरता हुआ देखकर अपने मन में कह रहा होता है, ये नामुमकिन है। इतना सोचते ही वो अपने हैंड में डार्क एनर्जी को इकट्ठा करते हुए फिर से अपने मन में कहता है, अगर मुझे मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही है तो ये लड़का जरूर नेक्रोमेंसर में जीनियस हो चुका होगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एल अंकल के इतना सोचते ही हम उसके हाथ में एनर्जी बॉल को देखते हैं, और तभी वो कहता है, क्या तुम ऐसी एक्टिंग करके स्थापक पेट्रियार्च का मजाक उड़ा रहे हो। लियोन कहता है, क्या ये तो कॉमन बात है हाउस ऑफ मार्बल्स के पेट्रियार्च के पास ऐसी एबिलिटी होना। जिसे सुनकर एल अंकल कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि नेक्रोमेंसर आर्ट कई सालों पहले इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी थी, यहाँ तक कि तुम्हारा फादर भी इसे यूज नहीं कर पाता था। और क्या तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे जैसे बेकार बच्चे की ये बात मान लूंगा। लियोन कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दूं कि तुम अपने ये बुद्धिमान भरे डिसीजन से बाद में पछताना मत। लियोन इतना कहते ही अपने अनडेड आर्मी को ऑर्डर देता है उसके अंकल को मारने के लिए, जिसे देखकर एल अंकल भी अपना अटैक रेडी करते हुए तुरंत ही उन गोब्लिन्स पर अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं उस अटैक की वजह से एक गोब्लिन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, जिसे देखकर एल अंकल बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं उस गोब्लिन को जो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर
कर रहा होता है और रीजनरेट करते हुए तुरंत ही एल अंकल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर एल अंकल बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और अपने पीछे पलट के अपने गार्ड्स को देखता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन बदकिस्मती से वो भी उन गोब्लिन्स के हाथों मारे गए होते हैं, जिसे वो नजरअंदाज करते हुए अपने दोनों हैंड में एनर्जी बॉल क्रिएट करते हुए उन गोब्लिन्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन गोब्लिन्स को थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ होता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे हील कर देते हैं, जिसे देखकर एल अंकल हैरान हो ही रहा होता है कि तभी एक गोब्लिन उसके सामने आ जाता है और तुरंत ही उसकी छाती पर स्वॉर्ड घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा ही वीक हो जाता है। लेकिन तुरंत ही जवाबी हमला करने के लिए अपना अटैक रेडी करने लगता है, लेकिन वो अटैक खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए लियोन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ब्लड लाइन फैमिली के खिलाफ जाने की। जिसे सुनकर लियोन उसके पास जाता है और उससे कहता है, मुझे लगता है जब आपने मेरे फादर की पीठ पीछे छुरा घोंपा था और उनकी जान लेने की कोशिश करने के बाद यहीं आकर मजाक कर रहे थे, है ना, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। जिसे सुनकर एल अंकल कहता है, अपना मुंह बंद कर बच्चे। लियोन कहता है, अंकल नहीं सर कैचरल वन मार्बस, मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वही दर्द पीड़ा सहन करोगे जो मेरे फादर ने की थी। इतना कहते ही वो अपनी गोब्लिन्स आर्मी को ऑर्डर देता है कि जाओ और उसे इतना तड़पा तड़पा के मारो कि जिसकी किसने कल्पना भी ना की हो। लियोन के इतना कहते ही वो गोब्लिन उसके अंकल को तड़पा तड़पा के मार रहे होते हैं और उसी पल वहाँ पर ब्लैक टाइगर आ जाता है और कहता है, अरे वाह, इस नज़ारे को देखकर तो डेविल भी रो पड़ेंगे। एक नो सीखे द्वारा फर्स्ट ट्राई में ही इस एबिलिटी को ऐसे यूज कर पाना कौन ही ऐसा सोच पाएगा। जिसे सुनकर लियोन कहता है, मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना। खैर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, चलो अब जाकर कुछ मजा किया जाए। लियोन की ये बात सुनकर ब्लैक टाइगर कहता है, तुम ऐसे कहते हुए बहुत डरावने दिख रहे हो लियोन, मुझसे भी ज्यादा। ब्लैक टाइगर इतना कह ही रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काउंसिल मीटिंग को, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है, इतनी जल्दी एक और काउंसिल मीटिंग क्यों बुलाई गई? क्या किसी को ये पता है कि सर केरचल ने हमें दोबारा क्यों बुलाया है? उस पर्सन के इतना कहते ही एक टकला पर्सन कहता है, क्या उसे ये मालूम है कि तात्कालिक काउंसिल मीटिंग कोई मजाक नहीं है? उस पर्सन के इतना कहते ही येलो हेयर वाला पर्सन कहता है, पर क्या हो अगर ये मीटिंग इस बात को लेकर हो कि सिल्वेस्टर हाउस ने हमसे समझौता तोड़ दिया हो? जिसे सुनकर पहले वाला पर्सन फिर से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वो इतने निर्दय होंगे कि टू ग्रेट हाउस के बीच का समझौता ऐसे ही तोड़ देंगे, और इसके अलावा अगर उन्हें फिर से वॉर करनी है तो मैजेस्टी से ऑफिशियल अप्रूव चाहिए होगा। जिसे सुनकर येलो हेयर वाला पर्सन कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि आपकी बात सही है, लेकिन एक बार होने वाले पेट्रियाज सर कैचरल वन मार्बस को तो आ जाने दो, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि ये मीटिंग किस लिए है। उस पर्सन के इतना कहते ही उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से लियोन वन मार्बस अंदर आ रहा होता है और अपनी चेयर के पास जाकर उन सभी से कहता है, क्या आप सभी ने मेरे जगह मेरे अंकल को देखने की उम्मीद की थी? लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि मेरे अंकल इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे, या फिर ऐसा कहूँ कि वो अभी ऐसी हालत में है ही नहीं कि इस मीटिंग में आ सके। लियोन की ये बात सुनकर एक पर्सन कहता है, माय लॉर्ड आप कहना क्या चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लियोन कहता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि सर कैचरल वन मार्बस मर चुके हैं। लियोन की ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग शॉक होते हुए कहते हैं, क्या वो मर चुके हैं? लियोन कहता है, हाँ वो मेरे हाथों मर चुके हैं। और बताओ इसके अलावा और कुछ सवाल है तो मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। और इसी के साथ चैप्टर 7 यहीं पर ही खत्म होता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियोन को जो कह रहा होता है, क्या काउंसिल के किसी भी और मेंबर को कुछ कहना है? लियोन के इतना कहते ही हम उस मीटिंग में आए मेंबर्स को देखते हैं जो एल अंकल की मौत की बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। पर तभी उनमें से येलो हेयर वाला पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, अगर आप सच कह रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें इस मामले को टूक शब्दों में एक्सप्लेन करें। उस पर्सन के इतना कहते ही दूसरा पर्सन कहता है, आप भले ही पेट्रियाज हो, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप मार्बस हाउस के सीनियर पर्सन को ऐसे ही मरवा दे। उस पर्सन की ये बात सुनकर लियोन थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर तुरंत ही कहता है, कैचरल वन मार्बस एक गद्दार था जो न केवल मेरे फादर के खिलाफ गया बल्कि हमारे राइवल क्लैन सिल्वेस्टर हाउस को हमारे क्लैन
क्लैन की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता था और यहाँ तक कि उन्होंने मेरी पेट्रियट की पोजीशन भी मुझसे छीनने की कोशिश की। पर आप सभी लोग तो मेरी बात कहाँ सुनने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग तो मेरे अंकल के लिए लॉयल थे, है ना। लियोन की ये बात सुनकर येलो हेयर वाला पर्सन अपने मन में कहता है, जबकि हाउस काउंसिल की मीटिंग एल अंकल ने बुलाई थी लेकिन वो अब भी इस मीटिंग में नहीं आए, इसका मतलब तो साफ ही है कि वो मारे गए। उस पर्सन के इतना सोचते ही हम एक टकले पर्सन को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है, आखिरकार ये कितनी स्टूपिड बात है कि वो बुढ़ा इस छोटे लड़के के हाथों मारा गया। उस पर्सन के इतना सोचते ही हम एक दूसरे पर्सन को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, अभी ये टाइम उस ओल्ड मैन की चिंता करने का नहीं है। अगर यंग लॉर्ड लियोन उसे किसी तरह मारने में कामयाब रहे, वो भी बिना किसी की मदद के। इतना सोचते ही वो कहता है, माय लॉर्ड, मैं कहता हूँ उस ओल्ड मैन पर धिक्कार है जो इसने इतना बड़ा अपराध करने की हिम्मत की। इतना कहते ही वो फिर से अपने मन में कहता है, तो ये हो सकता है कि उसके पास किसी तरह का कोई पावरफुल मैजिक आ गया हो। सेम के इतना कहते ही हम येलो हेयर वाले पर्सन को देखते हैं जो पैनिक होते हुए कह रहा होता है, हम अपनी बेगुनाही का विरोध करते हैं माय लॉर्ड, हमें कैसे पता था कि वो ओल्ड मैन नेवले की तरह इतनी घिनौनी साजिश रच रहा था। तभी लियोन उन सभी की ये बात सुनकर कहता है, शांत हो जाओ, आप सभी के दावे सच हो सकते हैं लेकिन फिर भी आप सभी को इस गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है हमारे हाउस में छिपे गद्दारों के साथ मिलकर काम करने के लिए। लियोन की ये बात सुनकर सैम घबराते हुए अपने मन में कह रहा होता है, ये बड़ी सरप्राइज की बात है कि उस लड़के ने हम सभी को कैसे न कैसे करके तो फंसा ही दिया। सैम इतना सोच ही रहा होता है कि तभी टकला पर्सन कहता है, ठीक कहा माय लॉर्ड आपने, पर अभी ये सवाल उठता है कि सर कैचरल सच में देशद्रोही थे या नहीं। क्या आपके पास कोई प्रूफ है या फिर आपने बेफालतू में ही इनोसेंट मैन को मरवा दिया। उन सभी की ये बात सुनकर लियोन कहता है, अपराधी का ऐसे पक्ष लेना, ये बात मुझे पहले ही किसी ने बता दी थी, जो हमारी फैमिली का एक प्रीशियस सदस्य है। लियोन की ये बात सुनकर एक पर्सन कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो पर्सन कौन है। उस पर्सन के इतना कहते ही वहाँ पर ब्लैक टाइगर आ जाता है जो लियोन के खभे पर बैठा होता है। पर तभी हम देखते हैं लियोन को जो नेक्रोमेंसर बुक को ओपन करके कहता है, आप सभी को प्रूफ चाहिए था, है ना। लियोन के इतना कहते ही वहाँ पर डार्क एनर्जी दिखने लगती है जो अनडेड को समन करते वक्त आती है। पर तभी हम देखते हैं लियोन को जो उस बुक को देखकर ये कह रहा होता है, मैं हाउस ऑफ मार्बल्स का ट्रू सन होने के नाते लियोन वॉन मार्बल्स इस एरिया में भटक रही कर्सेट सोल के नाम को पुकारता हूँ। लियोन के इतना कहते ही वहाँ पर गोब्लिन समन होने लगते हैं, जिसे देखते हुए और लियोन की ये बात सुनकर येलो हेयर वाला पर्सन कहता है, ये तो अनडेड को समन करने वाला स्पेल है, लेकिन वो ये कैसे कर पा रहा है। उस पर्सन के इतना कहते ही हम लियोन के अंकल को देखते हैं जो भी अनडेड बन के समन हुआ होता है, जिसे देखकर सैम कहता है, क्या उसने किसी तरह हाउस के लुफ्त मैजिक को डिस्कवर कर लिया। सैम इतना कह ही रहा होता है कि तभी लियोन कहता है, कैचरल वॉन मार्बल्स, क्या आप पर मेरे द्वारा लगाए सभी अपराधों को स्वीकार करते हैं। लियोन इतना कह ही रहा होता है कि तभी सैम एल अंकल को ऐसी हालत में देखकर कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी लियोन सैम की ये बात सुनकर कहता है, मैं एक ही सवाल बार बार सुनकर पक गया हूँ, क्या तुम ये नहीं जानते कि हाउस ऑफ मार्बल्स का दूसरा नाम नेक्रोमेंसर है। लियोन इतना कह ही रहा होता है कि तभी येलो हेयर वाला पर्सन उन सभी गोब्लिन्स को देखकर कहता है, सभी लोग अपनी जान बचाकर भागो। उस पर्सन के इतना कहते ही हम टकले पर्सन को देखते हैं जो लियोन को गाली दे रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हम उस टकले पर्सन को देखते हैं जिसका सर किसी गोब्लिन ने काट दिया होता है, जिसे देखकर उसकी साइड में खड़ा पर्सन बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। उस पर्सन के इतना कहते ही हम येलो हेयर वाले पर्सन को देखते हैं जो अपने घुटनों के बल चलते हुए लियोन से कह रहा होता है, दया करें माय लॉर्ड, हम पर दया करें। उस पर्सन के इतना कहते ही हम उसकी टांगों को देखते हैं जिसे किसी गोब्लिन ने काट दिया होता है। पर तभी उसके सामने लियोन आ जाता है और उससे कहता है, मैं आपसे माफी तो चाहता हूँ लेकिन ये मीटिंग तो खत्म हो जाने दो, और आपको तो ये अच्छी तरह से पता होगा कि अपने पेट्रियार्च की बात तब तक सुनना जब तक उनके पास कोई शब्द ना बचे हो कहने के लिए। लियोन के इतना कहते ही हम उसके अंकल को देखते हैं जो पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है, जिसे देखकर लियोन कहता है, कैचरल वॉन मार्बल्स, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि यहाँ उपस्थित लोगों में से एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसने आपके साथ मिलकर काम न किया हो। लियोन की ये बात सुनकर एल अंकल कहता है, यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो सभी मेरे इस प्लान के हिस्सा थे। एल अंकल के इतना कहते ही लियोन कहता है, तो आप सभी को सबूत मिल गया। लियोन की ये बात सुनकर येलो हेयर वाला पर्सन कहता है, हे लॉर्ड पेट्रियार्च, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। उस पर्सन के इतना कहते ही दूसरा पर्सन भी कहता है,
मैं अपने क्राइम को एक्सेप्ट करता हूँ माय लॉर्ड। वो सभी इतना कह ही रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे जो गोबलिन्स थे वो उन सभी को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें जोरों से सुनाई दे रही होती है। जिसे देखते हुए लियोन अपनी नेक्रोमेंसर बुक को बंद कर देता है और कहता है, मैं लियोन वन मार्बस पेट्रियार्च होने के नाते काउंसिल में मौजूद सभी लोगों के सामने मैं ये अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज से नेक्रोमेंसर ब्लैक आर्ट को मार्बल के हाउस में पुनः स्थापित करता हूँ। और इसी के साथ चैप्टर 8 यहीं पर ही खत्म होता है। चैप्टर 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं काउंसिल मीटिंग को, जहाँ पर उस मीटिंग में सभी लोग मरे पड़े होते हैं और तभी वहाँ पर लियोन किसी से ये कह रहा होता है, मैं सर पेनल से कहाँ मिल सकता हूँ। लियोन की ये बात सुनकर वहाँ पर छुपा एक नौकर पैनिक होते हुए कहता है, ये बड़ी दुख की बात है कि उन्हें देशद्रोही के आरोप में नीचे काल कोठरी में डाल दिया गया है। लियोन कहता है, तो फिर ठीक है, चलो तुम मुझे वहाँ तक का रास्ता दिखा दो। नौकर कहता है, हाँ बिल्कुल माय लॉर्ड। उस नौकर के इतना कहते ही लियोन उस रूम का गेट ओपन करके बाहर जाते हुए कहता है, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन ये जान लो आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। लियोन के इतना कहते ही हम उसके बाकी नौकरों को देखते हैं जिन्हें लियोन ये सारी बातें सुना रहा था। और तभी लियोन फिर से कहता है, मुझे तुम सब पर विश्वास है कि तुम आगे जाकर मेरे लिए कोई दिक्कतें खड़ी नहीं करोगे। लियोन के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिल्वेस्टर हाउस को, जहाँ पर सिल्वेस्टर का सबऑर्डिनेट उससे कह रहा होता है, लॉर्ड पेट्रियार्च आपके लिए अभी अभी एक लेटर आया है। जिसे लेते हुए सिल्वेस्टर कहता है, अच्छा ऐसा है। इतना कहते ही वो उस लेटर को खोलकर पढ़ लेता है और फिर हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि इंपीरियल हाउस ने भी हाउस ऑफ मार्बल्स से मुंह मोड़ लिया है। सिल्वेस्टर की ये बात सुनकर उसका सबऑर्डिनेट कहता है, बेशक माय लॉर्ड, क्योंकि वो सब तो सिर्फ अपने एंसिस्टर की पावर पर अभी तक राज करते आ रहे थे और उन लोगों के पास तो इतना फंड भी नहीं होगा कि वो हमारे साथ दोबारा वॉर कर सके। अपने सबऑर्डिनेट की ये बात सुनकर सिल्वेस्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पर फिर भी हम अपनी वही योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट मंथ नोबल हाउस के बीच डुएल होने वाला है ना, उसमें हम मार्बल हाउस को उनके घुटनों के बल लाके रख देंगे। सिल्वेस्टर की ये बात सुनकर उसका सबऑर्डिनेट कहता है, इसमें कोई शक नहीं है माय लॉर्ड। सिल्वेस्टर कहता है, मुझे लगता है कि हमारी हार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है जब तक सदियों पुरानी पावर नेक्रोमेंसर जाग ना जाए। तभी उसका सबऑर्डिनेट कहता है, या उनके स्थापक पेट्रियार्च वेलन वन मार्बस कब्र से वापस ना आ जाए। सिल्वेस्टर कहता है, तो फिर सुनो, अब ये वॉर पूरी तरह हम ही जीतने वाले हैं। सिल्वेस्टर के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काल कोठरी को, जहाँ पर कोई ये चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने मूर्ख सबऑर्डिनेट पैनल को माफ कर दीजिए। मैंने केचल के डार्क एम्बिशन को बिना किसी जानकारी के ऐसे ही चलने दिया जब तक उसने आप पर जानलेवा हमला न कर दिया, इसलिए आप मुझे मौत की सजा देंगे फिर भी मुझे मंजूर है। पैनल की ये बातें सुनकर लियोन अपने मन में कहता है, सर पैनल, हाउस ऑफ मार्बल्स में बचे कुछ वफादार सबऑर्डिनेट में से एक और मेरे अंकल का खुले तौर पर विरोध करने वाले एकमात्र पर्सेंट, ये एक ऐसा पर्सेंट है जिसे मुझे किसी भी कीमत पर अपने लिए रिक्रूट करना ही होगा। इतना सोचते ही वो कहता है, सर पैनल आप उठ जाइए, अभी भी बहुत काम करना बाकी है जिसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनकर पैनल कहता है, क्या मेरी आपको जरूरत पड़ेगी? लेकिन यंग मास्टर, मुझ जैसे अपराधी से आपको क्या ही बेनिफिट होगा? लियोन कहता है, रुको जरा मुझे सोचने दो कि क्या बेनिफिट हो सकता है। अरे हाँ याद आ गया, आप सबसे पहले जाइए और फ्रेश होकर बाद में पेट्रियार्च ऑफिस में आइए, हम वहाँ फुल डिटेल में डिस्कसिंग करेंगे। पैनल कहता है, यस माय लॉर्ड, मैं आपके प्रति सदैव थैंक्सफुल रहूंगा। और हाँ, मैं पैनल प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अपनी अंतिम सांस तक आपके लिए वफादार रहूंगा। पैनल के इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पेट्रियार्च ऑफिस को, जहाँ पर लियोन और ब्लैक टाइगर खिड़की के बाहर झांक रहे होते हैं। पर तभी ब्लैक टाइगर कहता है, तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो कॉन्ट्रैक्टर? ब्लैक टाइगर इतना कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पैनल आ जाता है और कहता है, मुझे माफ करना माय लॉर्ड, मैं अभी तक कैचरल ने जो सिल्वेस्टर हाउस के साथ हाथ मिलाया था उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। इसके अलावा वो अब नहीं बचे तो हमें कोई दूसरा पर्सन चाहिए होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। पैनल की ये बात सुनकर लियोन कोई स्पेल कास्ट करते हुए कहता है, क्या इसके लिए पर्याप्त होगा? लियोन के इतना कहते ही हम वहाँ पर किसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो अगले ही पल किसी में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और अगले ही पल हम देखते हैं वो और किसी में नहीं बल्कि एल अंकल में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। जिसे देखकर पैनल कहता है, ये तो अनहोली मिरेकल है ना? इतना सोचते ही वो अपने मन में कहता है, लॉर्ड पेट्रियार्च इस पूरे मामले को इतनी सरलता से कैसे मैनेज कर रहे हैं? और तो और उन्होंने अपने मरे हुए अंकल को भी अपने गुलाम के रूप में अपना फ्रेंड बना लिया। इसके अलावा मुझे
मुझे इसके बारे में दूसरे सबऑर्डिनेट ने बताया था, लेकिन जब इसे सामने से देख रहा हूँ तो विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। इतना सोचते ही वो लियोन से कहता है, तो फिर वो अफवाह सच थी कि आपने नेक्रोमेंसर आर्ट में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। लियोन कहता है, हाँ आपकी थोड़ी बहुत बातें सही है सर पेनल। पेनल कहता है, वैसे हम इसका यूज करके हाउस ऑफ सिल्वेस्टर को मूर्ख तो बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी चाल कभी न कभी तो पकड़ आ ही जाएगी। पर क्या हम मरे हुए का व्यवहार, लिखावट और बोलने का तरीका रिक्रिएट कर सकते हैं? लियोन कहता है, वैसे सच कहूँ तो केरचल की बॉडी होती तो ये मुमकिन हो सकता था, पर अभी जो हमारे पास बॉडी है ये कार्बन कॉपी मॉन्स्टर की है जो दूसरों की बॉडी को कॉपी करता है, और इसके अलावा वो उनकी प्रेजेंट, अलाइव मेमोरी, यहाँ तक कि उनकी एबिलिटी भी एक हद तक कॉपी कर सकता है। जिसे सुनकर पेनल कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है। हाँ, पेनल के इतना कहते ही हम लियोन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है उस पल को जहाँ पर उसने उस भेष बदलने वाले मॉन्स्टर को मारा था, और तभी वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या इस मॉन्स्टर का कोई नाम भी है? ब्लैक टाइगर कहता है, हाँ है ना, डोपलेगैंगर यानी कि कार्बन कॉपी। इसमें दूसरों की बॉडी, व्यवहार और एबिलिटी कॉपी करने की पावर है। और हाँ, ये एक ऐसा एविल बीइंग है जो खोए हुए टूरिस्ट की नकल करना पसंद करता है और बाद में बड़ी बेरहमी से उसके साथ साथ उसके साथी को भी मारकर खा जाता है। ब्लैक टाइगर की ये बातें सुनकर लियोन कहता है, एक डुप्लीकेट? हाँ। तभी लियोन को इतना कहकर सोचता हुआ देखकर ब्लैक टाइगर अपने मन में कहता है, एप्पल ट्री से ज्यादा दूर नहीं गिरता वेलन। ब्लैक टाइगर इतना सोच ही रहा होता है कि तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसे लियोन अनडेड बना रहा होता है। जिसे देखते हुए ब्लैक टाइगर फिर से अपने मन में कहता है, तुम कितने काइंड हार्ट पर्सन थे जो अपने वंशज के लिए प्रीशियस सर्वेंट को यहाँ छोड़ गए। और इसी के साथ चैप्टर 9 भी यहीं पर ही खत्म होता है।